कविता की जब शिवराज के साथ शादी हुई थी तब वह मात्र 16-17 साल की थी। आदिवासी परिवार में जन्मी कविता सांवली होकर भी काफी सुंदर दिखती थी। उसके जैसा समाज में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी नाक नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, काले लहराते केस, उन्नत उभार, सुडौल मसल देह के कमर की लचक आदि पहली नजर में ही किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थी। इसलिए उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। इसमें कविता को भी अच्छा लगता था कि वह कईयों की पसंद बन चुकी थी। वह गांव में सभी से हंस बोलकर बातें करती थी, लेकिन किसी को अपने करीब आने से रोकने में चतुर थी। बड़ी चतुराई से अपने दीवानों से पल्ला झाड़ लिया करती थी। शिवराज की दुल्हन बनने के बाद कविता और बेफिक्री के साथ कभी अपने मायके तो कभी ससुराल आती जाती रहती थी, क्योंकि उसकी ससुराल मायके के पास स्थित गाँव में ही थी। बहुत जल्द ही उसके अल्हड़पन से ससुराल के युवक और दूसरे उम्रदराज मर्द भी परिचित हो गए थे। उस पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। वह चाहती थी कि पति शिवराज हमेशा उसके साथ रहे, सारे काम धंधे छोड़कर उसकी मर्जी के मुताबिक उसके साथ बना रहे और वह हमेशा शिवराज की बाहों में सिमटी रहे। लेकिन रोज खाने कमाने वाले शिवराज के लिए यह कतई संभव नहीं था। कविता तन की प्यासी थी, जबकि उसका पति शिवराज पेट की आग बुझाने की चिंता में घुलता रहता था। उसने प्यार से कविता को समझाया कि वह उसके साथ हमेशा कमरे में ही बंद रहेगा तो उनका और परिवार का पेट कैसे भरेगा। कविता को शिवराज की बातों का कोई असर नहीं होता था। तन की प्यासी कविता अपने मन को नहीं समझा पाई। नतीजा यह हुआ कि वह दूसरी राह तलाशने लगी। सुंदर तो वह थी ही, इसलिए ससुराल के गांव में भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। फिर क्या था, उसने शिवराज की गैर मौजूदगी में नाजायज फायदा उठाया और कई युवकों से संबंध बना लिए। किसी के साथ मजेदार बात करके दिल बहलाया तो किसी के साथ हम बिस्तर होकर तन मन की प्यास बुझाई। इसकी जानकारी जल्दी शिवराज के माता पिता को भी हो गई। लोग गांव में ही दबी जुबान से कविता की बदचलनी की चर्चा करने लगे। भागवत को इससे काफी दुख पहुंचा। भागवत ने बहू पर लगाम लगाने की कोशिश की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टे घर में आए दिन विवाद होने लगा। फिर एक दिन विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि शिवराज और कविता गांव में ही अलग रहने लगे। अपनी ससुराल के घर से अलग रहना कविता के लिए यह और भी अच्छी बात हुई। उसकी एक तरह से मन की मांगी मुराद पूरी हो गई थी। संयोग से पड़ोस में ही रहने वाले लाल सिंह को वह पहले से जानती थी। वह भी कविता का आशिक बना हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मनसा जाहिर नहीं की थी। कविता के पड़ोस में आने पर एक दिन उसको मौका पाकर अपने दिल की बात कह डाली। बदले में छोटी मोटी जरूरतों के लिए घर और बाजार के काम में वह उसकी मदद करने लगा। इस तरह वह शिवराज का दोस्त बन गया। संयोग से दोनों शराब के प्रेमी थे। अभी तक शिवराज घर से बाहर ही शराब पीता था, लेकिन लाल सिंह के कहने पर शिवराज घर पर भी शराब पीने लगा। लाल सिंह उसके लिए शराब लाया करता था। दोनों शराब की पार्टी करने लगे। शिवराज और लाल सिंह के साथ साथ कविता भी शराब पीने लगी। उधर कविता ने मर्दों की आशिकी और मतलबी दुनिया को काफी नजदीक से देखा था, इसलिए वह जल्दी ही लाल सिंह की मनसा को भांप गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब लाल सिंह ने शिवराज को नशे में धुत कर दिया और कविता को अपनी बाहों में भर लिया। कविता इसी इंतजार में थी। उसकी मनसा पूरी हो गई। गांव में काम नहीं मिलने की स्थिति में शिवराज मजदूरी करने के लिए कई हफ्तों और महीनों तक बाहर रहता था। इसका फायदा उठाकर कविता की रातें लाल सिंह के जरिए ही रंगीन होती थी। समय बीतते देर नहीं लगती। कविता एक बच्चे की मां बनी और धीरे धीरे उसका बेटा सोनू 15 साल का भी हो गया। फिर भी कविता के चाल चलन में कमी नहीं आई। थोड़ा फर्क यह हुआ कि वह शिवराज के अलावा सिर्फ लाल सिंह की चहेती बनी। एक के लिए वैध बीबी तो दूसरे के साथ अवैध रखेल की जिंदगी से खुश थी। उसे भी शराब की लत लग चुकी थी। उधर उसका बेटा सोनू किशोरावस्था में पहुंच चुका था। उसका लगाव जितना अपनी माँ और पिता से नहीं था, उससे कहीं अधिक वह दादा दादी के करीब रहता था। उसका ज्यादा से ज्यादा समय दादा दादी के साथ ही बीतता था। वो भी सोनू को बहुत प्यार करते थे। वह कभी कभार ही अपने घर जाता था। कविता के लिए यह और भी अच्छा था, क्योंकि लाल सिंह बेफिक्री से उसके पास आता जाता था। सोनू के दादा भागवत को भी कविता और लाल सिंह के संबंधों के बारे में भनक लग चुकी थी। इस कारण वह रात के समय सोनू को अपनी माँ के पास सोने के लिए भेजने लगे थे। इसे लेकर कविता और लाल सिंह के अवैध संबंधों की जिंदगी में खलल पड़ने लगी। कविता ने जल्दी इसका हल निकाल दिया। वह बेटे सोनू के सो जाने के बाद लाल सिंह को पीछे के दरवाजे से घर बुलाने लगी। सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। सोनू अपने नियत समय पर माँ कविता के पास आया और सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। आधी रात होने पर लाल सिंह शराब की बोतल लेकर कविता के पास पहुंचा। दोनों ने पहले बोतल खाली की, फिर अयासी के नशे में डूब गए। उस रोज कविता को कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, इसलिए उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसका किशोर उम्र का बेटा भी घर में मौजूद है। नशे में दोनों कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लगे, जिससे शोर होने पर सोनू की नींद टूट गई। उसे माँ अपने कमरे में नहीं दिखी। वह पास वाले दूसरे कमरे में चला गया। कमरे के खुले दरवाजे पर जाकर उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ और पड़ोस के काका लाल सिंह को निमस्त लिपटे देखकर वो सन्न रह गया।
सोनू इतना तो समझ ही गया था कि उसकी आंखों के सामने जो हुआ था वो गलत था। वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। वो तुरंत वहां से भागकर अपने बिस्तर में आकर एक चादर के नीचे दुबक गया। दरवाजे पर सोनू के आने और उसके हड़बड़ाकर भागने से हुई आवाज की आहट कविता और लाल सिंह को भी हुई। वो समझ गए कि उन्हें सोनू ने देख लिया है। लाल सिंह तुरंत कपड़े पहनकर भागने लगा तो कविता ने उसे रोक दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, उसने हम दोनों को रंगे हाथों देख लिया है। सुबह होते ही वह सारी बात अपने दादा दादी को बता देगा। उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर हम दोनों के खिलाफ कुछ भी कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर क्या किया जाए? लाल सिंह ने पूछा तो कविता चुपचाप उठी और कमरे में गई। वहां कोने से 2 लाठी निकाल लाई। एक लाठी लाल सिंह को पकड़ाई और दूसरी अपने हाथ में लेकर सोनू के कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी। तब तक लाल सिंह भी समझ चुका था कि आगे क्या करना है। कुछ पल में ही दोनों बिछावन चादर के नीचे बिस्तर में दुबके सोनू के कमरे में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ लाठी से उसके ऊपर वार करने लगे। लगातार लाठी की वार से सोनू की वहीं मृत्यु हो गई। यह देखकर कविता ने राहत की सांस ली। उसके बाद सुबह होते ही लाल सिंह अपने घर चला गया और कविता को फोन लगाकर अपने पति को बेटे सोनू की मौत की खबर दे दी। उसने पति को बताया कि रात में उठी खांसी से उसकी मौत हो गई। क्योंकि सोनू किशोर था इसलिए उसकी लाश दफन कर दी गई थी। कविता अपनी योजना में सफल हो गई थी, लेकिन सोनू की मौत उसके दादा के गले नहीं उतर रही थी। इसलिए उन्होंने 8 दिन बाद थाने में जाकर अपना शक जाहिर करते हुए थाना प्रभारी से हत्या की शिकायत दर्ज की। भागवत की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसकी जानकारी एसपी संजय कुमार को दी। उसके बाद अदालत के आदेश पर सोनू की दफन लाश को निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट हो गया कि उसकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं बल्कि सिर पर चोट लगने से हुई थी। पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आते ही पुलिस ने तुरंत सोनू की मां कविता और उसके तथाकथित प्रेमी लाल सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। थाने में उनके खिलाफ सबूत होने की बात कही गई तो कविता ने भी सोनू की मौत से जुड़ी सारी बातें बता दी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी कविता और उसके प्रेमी लाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।